गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए फिर से NCERT सार बैच की क्लास लेकर, जो मध्यकालीन भारत में चल रहा है और यह अपने अंतिम फेज में है। यानी ये 2 या 3 क्लास में आपका यह पूरा का पूरा मध्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक फेज बचेगा आपका आधुनिक भारत वाला, उसको सबसे पहले समाप्त करेंगे। देन फिर मुझे लगता है कि मेरा भी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा जहाँ तक हमने देखा है। तो चलेंगे मुगल साम्राज्य का विघटन वाला जो पार्ट 2 है इसको कंप्लीट करेंगे। थोड़ी सी सूचना यहाँ और हमें लेनी है, और अगर यहाँ आप सूचना ले लेते हैं तो आपको एडवांस लेवल पर बहुत कम दिक्कतें आने वाली है। बस मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कम से कम 2 महीने और, जो 2025 में बचे जा रहे हैं, तो कम से कम 2 महीने और इस NCERT बैच को बढ़िया से पढ़िए, रिवाइज करके पढ़िए, दोबारा पढ़िए। क्योंकि अगर यहाँ समझ विकसित नहीं हुई तो आगे आपको और भी दिक्कत होनी ही होनी है या बनी रहेगी। अगर यहाँ समझ विकसित हो गई, आगे समझो कि रास्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, क्लियर रहेगा। तो एक बार इसको आप सीरियसली लेंगे, खास करके NCERT सार बैच को, जो बेसिक बैच है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि समझ अगर विकसित हो जाती है तो आगे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। प्रियंका, अर्चना, तनु, खुशी, पल्लवी और आशीष जी, MK, सुप्रभात। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एक बार ज़रूर आप इसको अच्छे से फ़ायदा लीजिएगा, क्योंकि इसका अगर फ़ायदा मिल जाता है तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। कुछ बच्चे NCERT सार बैच के भी हैं जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन को लिखते हैं, उनको भी मैं थोड़ा संबोधित कर दूं कि जब आप प्रश्न लिखते हैं तो एक ही दिक्कत आ रही है, जो आप शायद अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं, कि प्रश्न की मांग के हिसाब से नहीं लिख रहे। कुछ भी लिख करके, मतलब 2-4 हज़ार शब्द में लिख करके आंसर दे देते हैं। कुछ बच्चे तो 1,000 शब्द में क्वेश्चन लिखते हैं, संभल ही नहीं पाता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप जानबूझ करके गलती तो नहीं करते हैं, लेकिन प्रयास तो हमें करना पड़ेगा ना, कि कैसे करें। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि लिखने से पहले थोड़ा सा सोच लें। अगर अनायास कुछ लिखने की कोशिश करेंगे तो बहुत अधिक टाइम लगेगा, और टाइम ही नहीं लगेगा, समय की भी बर्बादी होगी। तो जब प्रश्न दिया जाता है तो प्रश्न में जो बातें पूछी जाती है केवल उसका ही उत्तर हमें देना है। एक भी लाइन फालतू क्यों दे, यही सोचना है। यानी शब्दों के प्रयोग में बहुत कंजूसी हमें बरतनी पड़ेगी। एक एक शब्द इस प्रकार से खर्च करें जैसे कि आप बाजार जाते हैं तो एक एक रुपया खर्च करते हैं। तो इससे धीरे धीरे आप देखेंगे टू द पॉइंट लिखने लग जाएंगे। लिखना एक सुधार की प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होता है, लेकिन प्रयास करेंगे कि प्रश्न के हिसाब से लिखा जाए और समय जो शब्द सीमा है उसका अनुपालन किया जाए, तभी जाकर के अच्छा लिख पाएंगे। आज भी लेते हैं, यहाँ पर आप ले लेते हैं औरंगजेब का काल ले लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर देंगे। अभी हम लोग इस भाग में चल रहे हैं, पार्ट 1 वाले भाग में, कि मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन। अगर हम इसे नहीं भी पढ़ते तो काम चल जाता, लेकिन मैं इसको भी थोड़ा मराठों की चर्चा भी कर दूंगा, और मुझे लगता है कल तक ये मेन चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मैं एक कल्चर वाला भाग लेना चाहूँगा, जो बीच में एक चैप्टर मैंने छोड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि कंप्लीट कर देता हूँ, फिर कल्चर को स्टार्ट करूँगा। तो कल्चर वाले में एक चैप्टर है बाकी, वहाँ पर हो सकता है कि एक क्लास और लग जाए। लेकिन मुझे लगता है कि एनी हाउ आपका मंडे तक यह मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाना चाहिए, और फिर हम आधुनिक भारत में आएंगे जो लास्ट फेज होगा आपके इस प्रोग्राम का। इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, और फिर एडवांस पर जो हम दिसंबर में प्लान कर रहे हैं बैच वगैरह, उसके लिए तैयार हो जाइए। मतलब कोर्स खरीदना नहीं है बेवजह कि जा करके कोर्स बिक रहा है तो ले लेते हैं। सोच समझ के खरीदना है, उसका फ़ायदा उठाने के लिए खरीदना है। पैसा बहुत मुश्किल से आपके गार्जियन आपको दे पाते हैं, तो बहुत सोच समझ के खरीदना है। अगर आपने पैसा लगा दिया, मान लो कि आपने 1000 रुपीज़ ही NCERT सार बैच में लगा दिया, तो उसका एक एक निचोड़ निकाल लेंगे, मतलब एक एक पैसे का फ़ायदा उठा लेंगे, तब मतलब पेड बैच का फ़ायदा होता है, और तभी आप समयबद्ध तैयारी भी कर पाएंगे। चलिए चलते हैं औरंगजेब की तरफ, देखते हैं औरंगजेब का क्या बचा हुआ था पार्ट। औरंगजेब के बारे में विवरण ले रहे थे। औरंगजेब एक शासक का नाम है, मुगल वंश का शासक है। और जो कल हमने हेडिंग डाला था वह डाला था औरंगजेब के खिलाफ होने वाला विद्रोह। औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह। यहां पर आप देखेंगे
आज यही हमें पढ़ना है, वहां पर भी सुपर 60 क्लास में भी यही बातें पढ़नी है। यहाँ पर थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ेंगे, लेकिन बात तो यही पढ़ना है। वहाँ थोड़ा सा एडवांस कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। हालांकि सुपर 60 में सारी बातें फिर भी नहीं पढ़ी जा सकती है, तेजी से वहाँ पर बताना होता है, बहुत तेजी से चलते हैं। मतलब समझो 1 घंटा नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं बिना किसी चैट को देखे हुए, क्योंकि कोर्स ही फिर 60 दिनों में समाप्त नहीं होगा। यहाँ हम आराम से चलते हैं, समझ करके चलते हैं। और यहाँ अगर आपने समझ लिया तो आप देखोगे कि सुपर 60 में यही बातें बताई जा रही है, यानी हमारा एक बेस यही तैयार हो जाता है, फाउंडेशन बहुत अच्छा यही तैयार हो जाता है। कतिपय देखिए, यहाँ पर जब एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो शायद ये बातें जब आप खुद से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि औरंगजेब के खिलाफ जो विद्रोह होता है उसमें अधिकांश विद्रोह, यानी एक अफगान विद्रोह को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश विद्रोह हिंदू समूह द्वारा किया जाता है। हिंदू समूह का मतलब है अलग अलग समूह, जैसे आप राजपूतों के द्वारा देखते हैं विद्रोह हो जाता है। आप देखेंगे कि छत्रसाल जो बुंदेला विद्रोह है वह हो जाता है। जाट जो है भरतपुर के आसपास राजस्थान में, उन्होंने विद्रोह कर दिया। ऐसे करके हमने देखा कि हर क्षेत्र में जो विद्रोह किया जा रहा है उसमें हिंदू शासक इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वे शासक भी इन्वॉल्व हो रहे हैं जो पहले औरंगजेब या मुगल शासन के साथ थे। जैसे राजपूत है, राजपूतों में 2 राजवंश सबसे प्रमुख मानते हैं, एक मेवाड़ है, एक मारवाड़ है। ये दोनों सदैव से, मतलब सदैव से तो मेवाड़ नहीं रहा था, लेकिन मारवाड़ तो 1562 ईस्वी से ही मुगलों की सेवा कर रहा था। तो भला ये अब क्यों विद्रोह करेगा, और कर रहा है तो इसके क्या कारण थे। अक्सर जो प्रतिक्रियावादी लेखक होते हैं, जिसको हम सांप्रदायिक लेखक कहते हैं, उसका कहना था कि इसने एक कट्टर धार्मिक नीति को अपनाया था, इसकी वजह से हिंदू समूह ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन हकीकत इसके कहीं बीच में, असल में कुछ आर्थिक कारण ऐसे थे, कुछ आर्थिक और प्रशासनिक कारण ऐसे थे जिसके कारण से इन सब ने विद्रोह किया। जैसे आप सिख विद्रोह देखेंगे, मराठों का विद्रोह देखेंगे, सभी उसी कैटेगरी में आते। तो कुछ आर्थिक प्रशासनिक कारण ऐसे थे जिसकी वजह से विद्रोह हुआ है, केवल धार्मिक कारण नहीं थे। ये बात अलग है कि कभी कभी धार्मिक कारण भी उसमें प्रकट होने लग जाता है। जैसे औरंगजेब बुंदेलखंड पर हमला करेगा तो वहां के मंदिरों को तोड़ेगा। तो मंदिरों को तोड़ने का मतलब यह नहीं है कि एकदम विशुद्ध धार्मिक कारण से ही वहां पर आक्रमण किया गया होगा। मंदिरों को तो प्रतिक्रियावश भी तोड़ दिया जाता है। जैसे कि हम गुस्सा करते हैं तो गाली किसको देते हैं, गाली आपने सुना होगा ना, समाज में गालियां दी जाती है, तो किसको गाली दी जाती है, उनसे तो हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। यह क्या है, एक प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया के वरस्वरूप भी हम क्या देखते हैं कि धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया था। लेकिन औरंगजेब ने जिस प्रकार से धार्मिक नीति अपनाई थी और उसकी वजह से जो कुछ विद्रोह हो रहे थे, तो माना जाता है कि कुछ धार्मिक कारण भी रहा होगा। लेकिन धार्मिक कारण ही था यह कहना मुश्किल है, बल्कि नहीं ही कह सकते। आर्थिक कारणों से बहुत सारे विद्रोह होते हैं। इसलिए मैं यहां पर आपको एकदम न्यूट्रल वे में लिखा देता हूं कि औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के शासन काल में अनेक राजनीतिक या अनेक आर्थिक प्रशासनिक कारणों से विद्रोह होता है। कारणों से समय समय पर विद्रोह होते रहे, समय समय पर विद्रोह होते रहे, जिसे हम देखते हैं उदाहरण के साथ। यहां लेंगे उदाहरण, क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि इस काल में अनेक विद्रोह होते रहे समय समय पर। लेकिन यहां ये बातें जरूर याद रखना है, यह जो विद्रोह है वह आर्थिक प्रशासनिक कारण से हुआ है, ना कि यह विद्रोह धार्मिक कारण से हुआ है। ना कि यह धार्मिक, वह धार्मिक नहीं है ना मंजू निषाद, वह नहीं होगा ना। यूपी पीसीएस में तो ऑप्शनल कब का हट गया है, यहां तो ऑप्शनल क्यों रखोगे आप राहुल जी, तो यहां क्यों आप रखोगे। हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इस जैसे आप मध्यकाल समाप्त हो गया ना, जैसे एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रुक जाता हूं कि जैसे प्राचीन भारत समाप्त हो गया तो आप प्राचीन भारत का एडवांस करिए।
मध्यकालीन भारत समाप्त हो जाएगा, मध्यकालीन भारत का एडवांस कीजिए। आधुनिक भारत हो जाएगा, आधुनिक भारत का एडवांस कीजिए, साथ साथ कीजिए। जैसे प्राचीन खत्म हो गया, प्राचीन पढ़ने के लिए आप स्वतंत्र हो गए। हाँ, यहाँ समझ बन गई है तो आगे चल करके आपको समझ बनाने में बहुत कम कठिनाई होने वाली। ठीक है बच्चे, यहाँ हमने देखा कि बहुत सारे विद्रोह होते हैं। जैसे सबसे पहला जो विद्रोह होता है वह होता है, पहला जो हो जाएगा वह होगा जाट विद्रोह। जाट विद्रोह कहाँ होता है? भरतपुर के आसपास। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में है आसपास। और ये हो जाएगा 1669 से 1672 तक, कई फेज में यह विद्रोह होता है। विद्रोह की शुरुआत तो वैसे जानते हैं कि जाट क्या है, एक किसान है। अभी भी आप देखेंगे कि राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको जाट बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, जाट लैंड कहा जाता है। पहले भी यही स्थिति थी। जो राजस्थान हरियाणा का इलाका है, पहले तो ऐसे डिवीजन था नहीं, तो जिसने जहां तक अपनी सत्ता का प्रसार कर लिया वहीं उसका शासन हो गया। तो एक्चुअल में यहाँ पर एक जाट समूह हुआ करता था जो मूलतः कृषक समूह है, और इसके साथ कुछ अत्याचार हो रहे हैं जिसकी वजह से इस वर्ग ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के बाद मतलब एक तरह से कई नेता इसके साथ जुड़ जाते हैं जिन्होंने बड़े भयानक तरीके से विद्रोह किया। हमने क्या देखा कि पहले हम देखते हैं कि गोकुल जाट ने विद्रोह किया आर्थिक शोषण के खिलाफ। आर्थिक शोषण के खिलाफ किसने विद्रोह किया? खिलाफ गोकुला जाट है, उसने विद्रोह किया के खिलाफ। गोकुला जाट ने, या गोकुल जाट कर दीजिए, गोकुल जाट ने विद्रोह किया। विद्रोह किया। आगे इसके साथ, आगे इस विद्रोह के साथ कौन जुड़ जाते हैं? विद्रोह के साथ साथ दो जाट जुड़ जाते हैं, राजा राम तथा चूड़ामन जुड़ जाते हैं। चूड़ामन जुड़ जाते हैं, यानी समय समय पर इनके द्वारा विद्रोह होता रहा। राजा राम ने क्या किया? जुड़ गए। राजा राम जाट ने क्या किया? इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और जो सिकंदरा था उसमें हमने क्या कर लिया? राजा राम जाट ने सिकंदरा कहाँ है? आगरा के पास। सिकंदरा कहाँ है? आगरा के पास ही है। ने सिकंदरा में क्या किया? सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूट लिया। अकबर के मकबरे को लूट लिया था। अकबर के मकबरे को लूट लिया था। मैं बताता हूं क्या हुआ था। लूट लिया। चूड़ामन जाट ने क्या किया? चूड़ामन जाट ने क्या किया? पृथक जाट राज्य की स्थापना की। पृथक जाट राज्य की स्थापना कर ली। पृथक जाट राज्य की स्थापना कर ली। क्या लिखा हमने? जाट विद्रोह होता है। आर्थिक शोषण के खिलाफ गोकुल जाट ने विद्रोह किया। आगे इस विद्रोह के साथ राजाराम तथा चूड़ामन जुड़ गए। राजाराम जाट ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूट लिया, और चूड़ामन जाट ने पृथक जाट राज्य की स्थापना कर ली। अब हुआ क्या था कि लगातार विद्रोह हो रहा है। पहले हमने गोकुल जाट के द्वारा देखा विद्रोह किया गया, हालांकि यहां पर दबा दिया गया। देखिए, औरंगजेब भी बड़ा होशियार है। अब गोकुल जाट मान लो हिंदू है, तो उसने यहां मुस्लिम सेनापति को नहीं भेजा, इसने राजपूत सेनापति को भेज दिया और कहा कि ये जाट लैंड आपका हो गया, आपको मैंने जागीर दे दिया। जागीर का आवंटन किया जाता था ना, तो एक राजपूत सरदार को कहा कि भाई ये जाट लैंड जो है तुम कब्जा कर लो, ये तुम्हारा हो जाएगा। अब ये मतलब एक तरह से धार्मिक तौर पर संगठित ना हो जाए जाट समूह, इसलिए ऐसा उपाय लगाया गया था। तो जो शुरुआत में हम देखते हैं गोकुल जाट के द्वारा विद्रोह होता है तो उसको दबा दिया जाता है, लेकिन विद्रोह शांत नहीं हुआ। इसके जो वंशज थे राजा राम, उन्होंने तो जाट विद्रोह को और लोग विस्तृत बना दिया, और बगल में ही सिकंदरा है। सिकंदरा कहाँ है? तो जो आगरा का मुख्य शहर है वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर कहें तो पूर्व या पश्चिम में है। तो वहां पर अकबर का मकबरा बना हुआ है। सिकंदरा में अकबर ने अपना मकबरा खुद बनाया था। तो राजा राम जाट ने अकबर के मकबरे पर हमला किया। ऐसा तो नहीं था, मकबरा अभी इतना सजाया समारा तो था नहीं, कोई गार्ड वार्ड तो उतना रहता नहीं था।
अकबर के मकबरे पर हमला ही नहीं किया, उसको तोड़ दिया, मकबरे को, कब्र को तोड़ दिया जो अकबर की कब्र थी, और कब्र से हड्डी को निकाल करके जला दिया। मतलब एक तरह से प्रतिक्रियावश कि हम आपके पूर्वज को अपमानित कर रहे हैं। फिर औरंगजेब ने भी प्रयास किया, लेकिन यह विद्रोह शांत होता नहीं, क्योंकि आगे चल करके देखेंगे कि यहाँ पर चूड़ामन हैं, चूड़ामन जी हैं, इन्होंने अलग जाट लैंड की ही स्थापना कर दी, जाट राज्य की स्थापना कर दी भरतपुर आदि के क्षेत्र में। यह हो जाता है एक। हाँ, लूटने से वही मिला ना, हड्डी मिला था उसको जला दिया था इसने, हड्डी मिला था उसको क्या कर दिया, जला दिया। दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सतनामी विद्रोह। सतनामी विद्रोह हो जाएगा, सतनामी विद्रोह। सतनाम करके एक विद्रोह था जो जगजीवन दास के द्वारा चलाया गया था, इसको मैं आज वैसे क्लास में चर्चा भी करूंगा। यह हो जाता है आपका 1772। क्या थे, सॉरी 1672 में ये क्या थे, ये मेवात के आसपास के, मेवात के आसपास के सन्यासी किसान थे, सन्यासी किसान थे, किसान तथा निचली जाति से जुड़े हुए समूह थे, निचली जाति से जुड़े समूह थे, जुड़े समूह थे। मामूली से मुगल सिपाही के एक मामूली झगड़े ने, मुगल सिपाही से हुए एक मामूली झगड़े ने, एक मामूली झगड़े ने क्या कर दिया, मामूली झगड़े ने आगे क्या कर दिया, आगे विद्रोह को भड़का दिया, विद्रोह को बढ़ाने का कार्य किया, बहुत मुश्किल से, चूंकि दिल्ली के पास है इसलिए बहुत मुश्किल से इस विद्रोह को शांत किया जा सका। सतनामी क्या है, बाराबंकी के जगजीवन दास थे, इनका केंद्र छत्तीसगढ़ भी है, उन्होंने सतनामी पंथ की शुरुआत की। सतनामी पंथ किसको कहते हैं, वह पंथ जो अपने संबोधन में सतनाम का प्रयोग करता है। वैसे सतनाम का प्रयोग तो सब करता है, जैसे आप देखेंगे गुरु नानक जी भी करते हैं, सिख धर्म के हैं, सतनाम बाहे गुरु। सतनाम का मतलब क्या होता है, सत्य नाम, यानी ईश्वर का ही एकमात्र नाम सत्य है, ये वह उच्चारण करता है, इसलिए उसको मतलब अपभ्रंश भाषा में कह देते हैं सत नाम। सत मतलब सत्य होता है, सत्य नाम जो प्रयोग करता है, सत्य नाम। जैसे अभिवादन भी करेंगे तो सत्य नाम के साथ ही करेंगे, सतनाम गुरु जी जैसे कहते हैं प्रणाम करते हैं, ये क्या करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, सतनाम करेंगे, तो इसलिए इनको सतनामी ही कहा जाता था। निम्न जातीय समूह के लोग शामिल थे, अभी भी ये पंथ है। और इसमें क्या हुआ कि एक बार कृषि कार्य ये लोग करते थे, वैसे सन्यासी थे, साधु थे, लेकिन कृषि कार्य करते थे, और इसका एक मामूली बात पर, मतलब ऐसे ही विवाद में एक मुगल सैनिक से झगड़ा हो गया। मुगल सैनिक से झगड़ा हुआ, गांव में देखते हैं झगड़ा अगर हो जाता है पुलिस वगैरह से, तो मुगल सैनिकों को अकेला था या कुछ लोग था, तो किसानों ने मिलकर उसको पीट दिया। तो सैनिकों ने इसे बड़ा बढ़ा चढ़ा करके बता दिया कि ये विद्रोह है, मतलब एक तरह से मुगल सैनिकों पर हमला किया, एक तरह से देशद्रोह वाली बात हो गई। फिर और सैनिक आ गए, यहाँ पर सतनामी भी फिर जुट जाते हैं। ये लोग क्या करते थे, बालों का मुंडन करा के रखते थे, इसलिए इसको मुंडिया भी कहते थे। मतलब ये बालों को हमेशा मतलब केस नहीं रखते हैं, बालों का मुंडन करा के रखते थे, मुंडिया आंदोलन भी कहते हैं। तो मामूली सी बात को लेकर के एक विवाद प्रारंभ होता है, और यह आर्थिक असंतोष से ही जुड़ा हुआ था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तीसरा जो हो जाएगा आपका, दो हो गया आपका सतनामी, मतलब धीरे धीरे इसको समाप्त कर दिया जाता है, रतन राज खां था उसके द्वारा। फिर हम देखते हैं एक आता है अफगान विद्रोह। अफगान विद्रोह जो होता है वह थोड़ा सा बड़ा विद्रोह हो जाता है, और अफगान का मतलब है अफगानिस्तान के क्षेत्र का विद्रोह होगा, और यह होगा आपका लगभग 1667 ईस्वी का, 1667। इसमें हम क्या देखते हैं, अफगानों के यूसुफ जई कबीले के नेता,
देखिए होता क्या है कि ये चाह रहे, जैसे अफगानिस्तान तो आप देखते हैं कि औरंगजेब का काबुल तक अधिकार है, लेकिन अफगानिस्तान क्षेत्र में बहुत सारे जनजातीय समूह हैं। जरूरी नहीं है कि काबुल पर नियंत्रण हो, तो इसका मतलब नहीं है कि बीच के सभी क्षेत्र पर आपका नियंत्रण होगा ही। और अफगानिस्तान अभी भी कबीलाई संगठन पर ही चल रहा होता है। वहां पर एक यूसुफ जई कबीला था, वो अक्सर क्या करता था कि विद्रोहियों का साथ दिया करता था। तो औरंगजेब ने सोचा क्यों ना इसको भी थोड़ा लपेटे में लिया जाए, इसको भी समाप्त किया जाए। लेकिन यहां पर जैसे ही इस पर कुछ प्रशासन डालने की कोशिश की गई, इसने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। यूसुफजई कबीले का नेता था, जो भागू था, उसके नेता के द्वारा यहां पर हम क्या देखते हैं, यूसुफजई कबीले के नेता भागू द्वारा विद्रोह किया गया। भागू नाम था इसका, भागू द्वारा विद्रोह किया गया। नेता भागू द्वारा विद्रोह किया और खैबर दर्रे पर नेता भागू द्वारा विद्रोह किया गया तथा खैबर दर्रे पर नियंत्रण की कोशिश की गई। दर्रे पर नियंत्रण की कोशिश की गई, कोशिश की गई। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने, आगे देखेंगे कि यहां पर तो वैसे चर्चा नहीं की गई है, आगे इसके साथ और भी कबीले जुड़ जाते हैं, यह विद्रोह थोड़ा बड़ा हो जाता है। यहां पर एक नाम मिलेगा आपको, खुशहाल सिंह खट्टक। खुशहाल सिंह खट्टक क्या है, कवि हुआ करता था, और इसके कारण से यह विद्रोह और भी विस्तृत होता चला गया था। एनसीईआरटी में इन लोगों की चर्चा नहीं मिलती है। आज मैं यही चीज इस पर 60 सुपर 60 वाले में पढ़ाऊंगा, तो वहां पर मैं खुशहाल सिंह खट्टक आदि की चर्चा कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ एनसीईआरटी में है नहीं, तो मैं उसमें जाना नहीं चाहता। दर्रे पर नियंत्रण की कोशिश की गई। औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह को वहां पर क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह को जमरूद में नियुक्त किया। सिंह को जमरूद जगह है वहीं पर जहां बुलंद दर्रे की बात हो रही है, जमरूद में क्या कर लिया, वहां पर नियुक्त किया, उसका सूबेदार बनाया। ठीक है, उसका क्या करता है, जमरूद का सूबेदार बनाया। कब बनाया, तो 1671 ईस्वी में बनाया। आगे 1672 में क्या देखते हैं, दूसरा विद्रोह जो प्रारंभ होता है, जैसे हमने देखा यहां पर भागू के द्वारा किया जाता है, और दूसरा जो विद्रोह होता है अकमल खां के विरुद्ध किया गया, अकमल खान के द्वारा किया गया। लिखिए, मैं लिखाई देता हूं, किया गया। इस विद्रोह से कवि खुशहाल सिंह खट्टक जुड़े हुए थे। ये एक मिसिंग रहता तो मैं ये ने यही दे दिया। क्या हुआ, अफगान विद्रोह होता है 1607 से, और लिख सकते हैं यहाँ 1672 तक। अफगानों के यूसुफजई कबीले के नेता भागू द्वारा विद्रोह किया गया। खैबर दर्रे पर नियंत्रण की कोशिश की गई। औरंगजेब ने मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह को जमरूद का सूबेदार बनाया 1671 में। 1672 में हम देखते हैं दूसरा विद्रोह होता है अकमल खां के द्वारा। इस विद्रोह से कवि खुशहाल सिंह खट्टक भी जुड़े हुए थे, बल्कि जो प्रेरणा मिल रही थी इन विद्रोहियों को खुशहाल सिंह खट्टक से ही मिल रही थी, खुशहाल सिंह खट्टक से ही मिल रही थी। सुमित यादव बिल्कुल निकाल दिया होगा। योगी जी जैसा ही कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग देखिए होता क्या है कि सतनामी जो होता है पंथ, बहुत सारे पंथ होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि सिख धर्म का विकास होता है, सिख धर्म में आप देखते हैं जो दाढ़ी केस कृपान वगैरह रखते हैं, लेकिन पहले सिख दाढ़ी केस कृपान वगैरह नहीं रखते थे, मतलब पगड़ी वगैरह नहीं पहनते थे। पगड़ी वगैरह तो पहनने का कार्य आपको गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया। उन्होंने सिख धर्म में पंच ककार को मान्यता दी। ये सब बातें हम एडवांस में पढ़ेंगे।
लेकिन बहुत सारे समूह ऐसे रहे जिन्होंने कि गुरु नानक देव जी या गुरु गोविंद सिंह देव जी की शिक्षा को एज इट इज फॉलो नहीं किया, बल्कि वो गुरु नानक देव जी के समय से ही अलग धारा में चले गए। जैसे आप देखेंगे कि पंजाब के एरिया में जैसे सतनामी पंथ है, अभी भी आपको छत्तीसगढ़ में दिखाई देगा, पंजाब में भी दिखाई देगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे और पंथ है जिसका कि नाम ही अलग अलग है, इस टाइप का सतनाम वाला ही है। और एक आप देखेंगे खास करके जो बड़ा है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पर एक बड़ा पंथ है जिसको हम निरंकार पंथ कहते हैं। निरंकार, निरंकारी बाबा एक बड़ा फेमस बाबा रहे हैं दिल्ली में, और काफ़ी बड़ा, मैं मुखर्जी नगर के आसपास रहता हूँ, उनका बहुत बड़ा साम्राज्य है, यानी बड़े बड़े उनके भवन हैं, पार्क है, पता नहीं कितनी संपत्ति होगी, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन है बहुत प्रभावशाली है। और जब उनका सम्मेलन होता है तो मैंने देखा है कि पूरी दिल्ली जाम हो जाती है, क्योंकि इतने सारे लोग बाहर से आते हैं उनके अनुयायी। तो मतलब वो भी एक तरह से निरंकार का मतलब है निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, गुरु नानक देव जी की तरह। निराकार को ही हम निरंकार कह देते हैं। सतनाम वहां भी बोला जाता है, सतनाम का ही मतलब होता है सत्य नाम। तो इसलिए बहुत सारे पंथ हैं, एक जैसे ही हमें मिल जाते हैं। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर अकमल खां का विद्रोह होता है, फिर इसमें खुशहाल सिंह खट्टक जुड़ जाते हैं। एक चौथा विद्रोह आपका होता है राजपूतों का, ये बड़ा सिग्निफिकेंट विद्रोह है। चौथा विद्रोह होगा आपका राजपूत विद्रोह। राजपूतों का विद्रोह बहुत सिग्निफिकेंट, इसलिए सिग्निफिकेंट है कि राजपूत 1562 से ही 1562 से ही मुगलों के साथ थे, और मुगलों के हर समस्या में उन्होंने साथ दिया था, हर समस्या के समाधान में साथ दिया था, चाहे मानसिंह के द्वारा देखें, चाहे अन्य शासकों के द्वारा देखें। अभी भी आप देखेंगे औरंगजेब का शासन चल रहा है, यहाँ पर मानसिंह तो अब नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो शासक बड़े महत्वपूर्ण। एक आप देखेंगे मिर्जा राजा जय सिंह है, और एक आप देखेंगे जसवंत सिंह है, जिसकी चर्चा अभी हमने की है। जसवंत सिंह शाहजहां के काल से ही बहुत प्रभावी भूमिका में थे, मारवाड़ के थे, राठौर जिसको कहते हैं, और उन्होंने बहुत साथ दिया था। इवन शाहजहां के कहने पर ये औरंगजेब से भी लड़ने के लिए धर्मत की लड़ाई में गए थे, हालांकि पराजित हो गए थे। अब फिर उसके बाद जब शाहजहां समाप्त हो गए, फिर ये औरंगजेब की सेवा में आ जाते हैं, क्योंकि संबंध तो बना हुआ था। तो जसवंत सिंह है, जय सिंह है, ये सब बड़े प्रभावी राजा थे। जय सिंह को आगे देखेंगे, अगले चैप्टर में बताऊंगा कि इसी जय सिंह ने मराठा जो सरदार है, अपना मराठा शासक है छत्रपति शिवाजी महाराज को पराजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसके बावजूद भी राजपूत विद्रोह कर देते हैं। तो यह एक सवाल उत्पन्न होता है कि भला राजपूतों ने क्यों विद्रोह किया, क्या कारण थे जिसकी वजह से राजपूत विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं। एक कारण तो कुछ हद तक धार्मिक भी हो जाता है, लेकिन यहां जो कारण था वह क्या था, यह उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण। यहां देखेंगे कि मारवाड़ में उत्तराधिकार की समस्या तथा उसके समाधान हेतु, उसके समाधान ही लिख रहा है, हाँ, समाधान के औरंगजेब के गलत तरीके ने इस विद्रोह को बढ़ाया। औरंगजेब के गलत तरीके ने इस विद्रोह को बढ़ाया। क्या है इसमें को बढ़ाया। यहां पर एक घटना आपकी आती है कि जैसे मारवाड़ का शासक कौन है, जसवंत सिंह, बढ़ाया। मैं इसको लिखाता नहीं हूं, सुना देता हूं, क्योंकि यहां लिखने का बहुत बेनिफिट आपको होगा नहीं। अगर जरूरत होगी तो मुझे याद आ जाएगा, 2-4 लाइन कंप्रेस करके लिखा भी दूं। पहले थोड़ी सी इसकी बात सुनिए। अब मारवाड़ कहाँ है, वही भारमल वाला मारवाड़ है, जहां हम राजा मानसिंह को भी देखते हैं, और वहां का शासक अभी जसवंत सिंह जी हैं। ओल्ड एज के हैं, बहुत जवान तो है नहीं। तो जसवंत सिंह शासक यहाँ के हैं, और जिनको अभी हमने चर्चा की, अफगानों का विद्रोह दबाने के लिए जमरूद में नियुक्त किया था। जमरूद मतलब आप समझिए कहाँ राजस्थान और कहाँ खैबर का के पास है। लेकिन पहले तो आप मना नहीं कर सकते थे, कहीं किसी को भेजा जा सकता था, और चूंकि ये मजबूत योद्धा थे, इसलिए इनको अफगानों पर नियंत्रण करने के लिए भेजा गया था।
लेकिन दिक्कत क्या हुई, इनका फैमिली तब तक लाहौर में छोड़ दिया गया था। इनकी जो वाइफ वगैरह थी वो लाहौर में थी और लाहौर से आगे जमरूद में ये पदस्थापित थे, वहां युद्ध कर रहे थे। हुआ क्या कि इसी बीच में किसी बीमारी की वजह से, युद्ध में तो नहीं लेकिन किसी बीमारी की वजह से जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जिस समय जसवंत सिंह की मृत्यु होती है उस समय उनके पास कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था, यानी कोई बेटा नहीं था, यद्यपि उनकी वाइफ गर्भवती थी। तो यहां पर नियम ये था कि अगर कोई मनसबदार मृत हो जाता है बिना किसी उत्तराधिकारी के, तो उसके शासन को या उसके क्षेत्र को मिला लिया जाता था मुगल साम्राज्य में, या मुगल के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता था, ताकि जब उत्तराधिकार की समस्या समाप्त हो फिर उसको ट्रांसफर किया जा सके। अब जसवंत सिंह तो खासम खास है, औरंगजेब के एकदम खास है, अपने सबसे करीब के व्यक्ति हैं। उनका देहांत हुआ उस समय जबकि उनको कोई पुत्र नहीं था। पुत्र होने की संभावना थी लेकिन पुत्र नहीं था। अब औरंगजेब ने बेवजह की जल्दीबाजी की। अब उसका अपना व्यक्ति था, थोड़ा वेट करना चाहिए, जबकि आपको पता है कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली है या संतान की प्राप्ति होने वाली है। तो यहां पर औरंगजेब ने बेवजह की जल्दबाजी की और बेवजह की जल्दबाजी करके उसने मारवाड़ को कहा कि अब यह मुगल सत्ता का पार्ट हो गया, और वहां पर एक दूसरे व्यक्ति को वहां का उत्तराधिकारी बना दिया, जो कि एक तरह से जसवंत सिंह का भतीजा वगैरह था लेकिन प्रतिद्वंदी था। इसी मध्य क्या होता है, यह भी ठीक था, अब उत्तराधिकारी नहीं है। इसी मध्य क्या होता है कि दो पुत्र यानी दो पत्नी थी जसवंत सिंह की, तो दोनों पत्नी को बारी बारी से एक पुत्र होता है, और एक पुत्र जो बड़ा था जिनका नाम अजीत सिंह रखा गया, वह तो है, अब जन्म हो चुका है उसका। हालांकि दूसरा जो पुत्र जन्म लेता है उसके एक आध महीने के बाद मृत्यु हो जाती है। अब राजपूतों ने कहा, मारवाड़ के राजपूतों ने कहा कि भाई अब तो मेरा पुत्र आ चुका है, अब वाजिब उत्तराधिकारी तो जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह को बनाई जिनका अभी जन्म हुआ है। ऐसा तो होता रहा था। अकबर ये औरंगजेब ने मनाही कर दी। इस बात को लेकर के जैसे ही राजपूतों ने असंतोष व्यक्त किया तो औरंगजेब ने मारवाड़ में अपनी सेना उतार दी, और उतार ही नहीं दिया बल्कि वहां के धार्मिक स्थलों को भी तोड़ा गया। अब मारवाड़ जो 1562 से ही सेवा कर रहा था, अब उसको कितना बुरा लगेगा कि भाई मैं तो सेवक था आपका, आपके साथ सुख दुख में था, आपने इतने बड़े बड़े उपाधियां मुझे दी थी, और थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लेते तो फिर क्या दिक्कत थी। लेकिन औरंगजेब अधैर्यशाली था, जीवन में कभी भी अधैर्य की स्थिति आएगी ना तो यही स्थिति हो। तो उसने क्या किया, गलत तरीके से टैकल किया। फलस्वरूप यहां पर राजपूतों ने विद्रोह कर दिया, और विद्रोह का झंडा ऐसा उठाया कि समझो कि सालों साल यह विद्रोह चलता रहा, औरंगजेब के बाद तक चलता रहा। औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब भी यह विद्रोह चलता रहा। तो राजपूतों का विद्रोह बड़ा ही विशाल हो जाता है, और यह औरंगजेब की गलत नीतियों के कारण होता है। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि यहां पर विद्रोह को बढ़ाया। कारण क्या रहा, कारण रहा कि 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात, सिंह की मृत्यु की स्थिति में, मृत्यु के समय मारवाड़ का कोई वैध प्रशासक नहीं होना, मारवाड़ का कोई वैध प्रशासक नहीं होना, वैध प्रशासक नहीं, हालांकि आगे प्रशासक नहीं होना, हालांकि आगे हम क्या देखते हैं होना, हालांकि आगे जसवंत सिंह का के पुत्र का जन्म होता है, पुत्र अजीत सिंह का जन्म हुआ, परंतु औरंगजेब ने क्या किया, परंतु औरंगजेब ने उसे उत्तराधिकार देने से मना कर दिया। परंतु औरंगजेब ने क्या किया, ने उन्हें उत्तराधिकार देने से मना कर दिया, उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। फलतः क्या होता है, फलतः दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में राजपूतों ने विद्रोह कर दिया, विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह
इस विद्रोह में मेवाड़ ने भी साथ दिया। विद्रोह में मेवाड़ राज्य ने भी साथ दिया। विद्रोह में मेवाड़ राज्य ने भी साथ दिया। अंततः यह विद्रोह तब समाप्त हुआ। अंततः यह विद्रोह तब समाप्त हुआ जबकि अजीत सिंह को क्या मान लिया गया? अजीत सिंह को उत्तराधिकार वापस कर दिया गया। तो अजीत सिंह को उत्तराधिकार दिया गया। इसी बीच में एक घटना होती है, अधिकार दिया गया। यहां पर तो इसकी चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन मैं आगे बता देता हूं। क्या देखा? राजपूतों का विद्रोह होता है। मारवाड़ में उत्तराधिकार की समस्या, उसके समाधान के औरंगजेब के गलत तरीके ने इस विद्रोह को बढ़ाया। 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु के समय मारवाड़ का कोई वैध प्रशासक नहीं था। हालांकि आगे जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म हुआ, परंतु औरंगजेब ने उन्हें उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। फलतः दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में मेवाड़ ने भी साथ दिया, जबकि दोनों दुश्मन था। अंततः यह विद्रोह तब समाप्त हुआ जबकि अजीत सिंह को उत्तराधिकार दिया गया। इसी विद्रोह के मध्य राजपूतों के प्रोत्साहन से, मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं, इसी विद्रोह के मध्य राजपूतों के प्रोत्साहन से क्या कर दिया? प्रोत्साहन से औरंगजेब के पुत्र अकबर सेकंड ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। नहीं, औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ध्यान रखिएगा, ये अकबर द्वितीय है, वो वाला अकबर नहीं। एक ही जो बड़े शासक होते हैं उनका नाम उसके उत्तराधिकारियों के द्वारा भी रखा जाता रहा है। ये औरंगजेब का बेटा था जिसका नाम, औरंगजेब के कई पुत्र थे, इनमें एक अकबर द्वितीय भी था। जब राजपूतों के संप असल में इसको लगाया गया था मारवाड़ में ही, उसके विद्रोह दमन के लिए लगभग 3 शाहजादाओं को भेजा गया था अपनी सेना के साथ, जिसमें एक अकबर भी था। अब मारवाड़ काबू में आए ही नहीं। राजपूतों ने इतना भीषण विद्रोह किया था और छापा मार लड़ाई कर रहे थे, यानी छुप करके लड़ाई करते थे। वैसे तो पूरा तहस नहस कर दिया मारवाड़, लेकिन जीतना बड़ा मुश्किल हो रहा था। यहां पर 3 बेटों को लगाया औरंगजेब ने ऐसे विद्रोह को दमन करने के लिए, उसमें एक अकबर भी था। अकबर सफल रहा नहीं राजपूतों के विद्रोह के दमन में। यहां पर औरंगजेब ने धमकी दी कि आ जाओ बेटा, तुम्हें मैं सबक सिखाता हूं, तुम सफल नहीं रहे, आ जाओ घर में, सबक सिखाता हूं। अकबर थोड़ा डर भी गया और इसी बीच में वह राजपूतों के संपर्क में आया, दुर्गादास राठौर के संपर्क में आया। तो दुर्गादास राठौर ने कहा कि देख लिया ना भाई, तुम अपने पिता की स्थिति देख लो, गलत कर रहा है, मेरे साथ भी तुम्हारे साथ भी, तो क्यों ना तुम ही बादशाह बन जाओ। तो राजपूतों ने थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दिया और कहा कि यहाँ उसमें क्या था कि जोधपुर के पास अजमेर के पास खुद औरंगजेब भी मौजूद था अपने किले में, यानी टेंट में रह रहा था। अभियान के दौरान वह भी आ गया था। राजपूतों ने कहा कि देखते क्या हो, जाकर के रात में औरंगजेब को मार डालो। अकबर को कहा, अकबर द्वितीय उसका बेटा था, कि अगर तुम्हें बादशाह बनना है तो औरंगजेब को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो औरंगजेब को भी लगा बात तो सही है, अगर मैं ही बादशाह बन जाऊं तो झंझट खत्म हो जाएगा। तो यहां पर उसने रात के समय राजपूतों के कहने पर अकबर द्वितीय ने जाकर के औरंगजेब पर ही हमला कर दिया, अपने ही पिता पर हमला कर दिया। सोचा इसकी जान ही ले लेता हूं, मेरा मतलब जीना मुहाल कर रखा है। कभी कभी पिताजी पर गुस्सा उस्सा आता है कि नहीं? अगर डांटते हैं और आपका जीना मुहाल इसी तरह से करते हैं कि काम करने के लिए बात करें, जैसे मुझ पर आप गुस्सा करते होंगे कि कैसा व्यक्ति है जो कभी सराहना करता ही नहीं है, मैं कितनी मेहनत कर लूँ ये व्यक्ति सराहना करता नहीं है। हो सकता है आप मुझ पर भी गुस्सा करते होंगे, लेकिन याद रखिए मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। तो औरंगजेब भी एक कठोर शासक था, उसकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो अपने बेटे से थी नहीं। वह तो उसे और अच्छा बनाना चाहता था और बेहतर करने के लिए प्रेरित करना चाहता था, लेकिन वह नहीं झेल पाया। उसने औरंगजेब पर गुस्सा किया और जाकर के उसी की हत्या करने की कोशिश की। लेकिन औरंगजेब के तो पास पावर था,
तो अकबर को पकड़ लिया गया। हालांकि अकबर वहां से भागता है, फिर राजपूतों के पास आ जाता है कि किस चक्कर में मुझे डाल दिया। और अब औरंगजेब अकबर की पीछा करने लगा। तो दुर्गादास राठौर ने सीधा शिवाजी के पुत्र थे संभाजी, उनसे संपर्क किया और इसको भिजवा दिया साउथ में, चले जाओ तुम साउथ, सुरक्षित रहोगे। फिर वहां से वो फारस भाग जाता है, 1704 में देहांत हो जाता है। इसी बीच में हम क्या देखते हैं कि शाहजादा अकबर का भी विद्रोह इसके साथ जुड़ जाता है। शाहजादा अकबर का भी विद्रोह जुड़ जाता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इस तरह से 1698 में यह विद्रोह एक प्रकार से समाप्त हो जाता है, जब अजीत सिंह को हम शासक मान लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक जो लास्ट विद्रोह होगा वह होगा आपका पांचवा होगा आई थिंक सिख विद्रोह। सिख विद्रोह, सिख विद्रोह का मतलब है कि सिखों के द्वारा किया गया विद्रोह। सिखों से लगातार मुगलों के संघर्ष चलते रहे हैं। आपने देखा कि सिखों के जो पांचवें गुरु थे, गुरु अर्जन देव, उनकी हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। उससे पहले अकबर के समय सिखों के साथ बेहतर संबंध थे, लेकिन सिख गुरु की हत्या करवा देने से सिख समुदाय आहत होगा। फिर आगे चल करके देखते हैं औरंगजेब के समय भी उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप किया जाता है और गुरु के औरंगजेब की बात नहीं मानने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी जाती है। गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई, जो 9वें सिख के गुरु थे। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह आते हैं, जिन्होंने सिखों को एक सैनिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। और फिर यहाँ पर एक लंबा संघर्ष चलता है जो आगे भी चलता रहा। बंदा बहादुर उसके पास आते हैं, इन सब के समय भी चलता रहा और प्रायः यहाँ सिख क्षेत्र अशांति रहा पूरे मुगल काल। जब भी औरंगजेब के बाद देखेंगे तब के बाद से यह क्षेत्र पूरी तरह से अशांत ही रहता है। ठीक है, अशांत ही रहते हैं। तो यहां हम क्या देखते हैं कि यहां पर हमने क्या देखा कि 1675 तक हम क्या देखते हैं, 1675 तक सिख और मुगलों के संबंध अच्छे रहे। 75 तक सिख तथा मुगलों के संबंध अच्छे रहे। मुगलों के संबंध क्या रहते हैं, संबंध ठीक ही बने रहे, ठीक ही बने रहे। हालांकि इसके बाद, हालांकि गुरु तेग बहादुर के शासनकाल में या गुरु तेग बहादुर के द्वारा, तेग बहादुर के द्वारा हम क्या देखते हैं, द्वारा जब धार्मिक उत्पीड़न की आलोचना की गई तो इन्हें प्रताड़ना देकर के मार दिया गया। गुरु तेग बहादुर द्वारा जब मुगलों द्वारा किए जाने वाले धार्मिक उत्पीड़न की आलोचना की गई तो क्या होता है, इनको मृत्युदंड दे दिया गया। गुरु तेग बहादुर के द्वारा जब मुगलों द्वारा किए जाने वाले धार्मिक उत्पीड़न की आलोचना की गई तो क्या किया गया, आलोचना की गई तो औरंगजेब ने क्या कर दिया, औरंगजेब ने गुरु को मृत्युदंड दे दिया, को मृत्युदंड दे दिया, दंड दे दिया। आगे हम क्या देखते हैं, आगे सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह के काल में, सिखों का सैनिकीकरण किया गया, सिखों का सैनिकीकरण किया गया, सैनिकीकरण किया गया, जिसके कारण से यह संघर्ष और बढ़ गया। जिसके कारण क्या होता है, कारण यह संघर्ष और बढ़ा, लगातार यह संघर्ष चलता रहा। संक्षेप में मैंने लिखा, इसकी कहानी बड़ी लंबी है। 1675 तक सिख तथा मुगलों के संबंध ठीक ही बने रहे। हालांकि गुरु तेग बहादुर के द्वारा जब मुगलों द्वारा किए जाने वाले धार्मिक उत्पीड़न की आलोचना की गई तो औरंगजेब ने गुरु को मृत्युदंड दे दिया। आगे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के काल में सिखों का सैनिकीकरण किया गया, जिसके कारण यह संघर्ष और आगे बढ़ जाता है। यह संघर्ष क्या हो जाता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है। इसी बीच में हम क्या देखते हैं,
इसी बीच में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक तरह से इन्होंने जिसके कारण ये संघर्ष और बढ़ गया। एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। आगे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के काल में सिखों का सैनिकीकरण किया गया, जिसके कारण यह संघर्ष और बढ़ा। गुरु गोविंद सिंह ने इस संदर्भ में औरंगजेब से मुलाकात भी करनी चाहिए। औरंगजेब से मुलाकात करने हेतु उन्हें पत्र लिखा। मुलाकात करने हेतु पत्र लिखा, जिसे जफरनामा कहा गया है। करने हेतु क्या किया गया? हेतु पत्र लिखा, जिसे जफरनामा कहा गया है। जफरनामा कहा गया, ध्यान रखिएगा, जफरनामा दो प्रकार का है, जिसे जफरनामा कहा गया है। मैं फिर से लिख देता हूं, जिसे क्या कहा गया है? जफरनामा। जफरनामा कहा गया है। हालांकि यह मुलाकात संभव नहीं हुई, क्योंकि औरंगजेब इसमें दक्षिण के क्षेत्र में था। संभव नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि औरंगजेब दक्षिण में था। आगे क्या होता है? आगे बंदा बहादुर के आगे के काल में भी सिखों का संघर्ष जारी रहा। सिखों का मुगलों के साथ संघर्ष जारी रहा, जिसका अंतिम परिणाम रहा कि महाराजा रणजीत सिंह के अधीन सिख राज्य की स्थापना होना। महाराजा रणजीत सिंह के अधीन सिख राज्य की स्थापना होना। हमने क्या देखा? लगातार संघर्ष जारी रहा। अगर इसको कहानी के तौर पर समझें तो सिखों के द्वारा सिख पंथ का उदय पंजाब में होता है, और पंजाब का एरिया का मतलब ये मत समझिएगा वर्तमान पंजाब है, पाकिस्तान वाला भी पंजाब होगा, और वहां पर मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक ही थी। तो यहां पंजाब के जिस क्षेत्र में सिख पंथ का उदय हो रहा था, वहां पर मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी थी। मुगलों का प्रभाव भी ठीक ठाक था। तो मुगल तो जानते ही हैं कि दूसरे धर्म के प्रति थोड़ा सा असहिष्णु होता है। जब सिखों ने अपने पंथ की शुरुआत की, सिस्टमैटिकली वह जब संगठित होने लगा, तो मुगल प्रशासक द्वारा बार बार उसे परेशान किया जाए। उस समय तो सैनिक थे नहीं सिख, वो तो धर्म के अनुयायी थे, तो बार बार हमला कर दिया जाए और बहुत सारे सिखों की हत्या कर दी जाए। तो अंततः गुरु हरराय हैं, एक सिख गुरु थे, उनके समय सोचा गया कि ये तो बार बार आके हमला करता है, तो क्यों ना हम भी थोड़ा सा सैनिक पावर दिखाए। तो धीरे धीरे सैन्य शक्ति उन्होंने जुटानी शुरू कर दी। इसकी वजह से सिख समुदाय एक सैनिक समुदाय के रूप में स्थापित होने लगा। जैसे मराठे हुआ करते थे, राजपूत हुआ करते थे। पहले तो ये लोग धार्मिक थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे सैन्य सेवा में आ जाते हैं, क्योंकि मुगलों की प्रताड़ना से बचना था तो सैनिक सेवा जरूरी है। इसी बीच में आगे बढ़ते हुए गुरु तेग बहादुर जी आते हैं, 9वें सिख गुरु हैं। गुरु तेग बहादुर जी बहुत बड़े योद्धा माने जाते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी सेना भी हुआ करते थे। चूंकि वो टकराव चाहते नहीं थे, इसलिए उन्होंने औरंगजेब का साथ दिया। जैसे असम क्षेत्र पर अभियान हो रहा है, तो औरंगजेब का साथ भी दिया। लेकिन औरंगजेब धार्मिक रूप से बेहद कट्टर था। वह एक तरह से गलत नीतियां भी अपनाता था। जब गुरु तेग बहादुर ने देखा कि असम के क्षेत्र में धार्मिक उत्पीड़न किया जा रहा है, सैनिकों के द्वारा दूसरे धर्म के लोगों को की हत्या की जा रही है, बेवजह हत्या की जा रही है, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि भाई ये तो गलत है। उन्होंने औरंगजेब को कहा कि ये बहुत गलत कर रहे हो आप, ये नहीं करो। ठीक है, आप क्षेत्र की विजय करो, लेकिन निर्दोषों की जान तो मत लो ना। तो औरंगजेब तो बड़ा सनकी था, उसको आ गया गुस्सा। तो गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप आइए जरा दरबार में हाजिरी लगाइए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो गुरु तो डरने वाले तो थे नहीं। उन्होंने कहा चलो मैं आता हूं।
असम से गुरुजी आ रहे हैं बिहार होते हुए। जब असम से आप चलेंगे तो बिहार उत्तर प्रदेश होते हुए ही आपको दिल्ली आगरा आना पड़ेगा। तो जब आ रहे थे पटना साहिब, वर्तमान में एक जगह है जो बिहार की राजधानी पटना है, उसके पास एक पटना साहिब है। पटना साहिब इसलिए कहा जाता है कि वहीं पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। इसलिए पटना साहिब भी देखेंगे कि बहुत बड़ा केंद्र हो जाता है, सिखों का बहुत बड़ा केंद्र है। तो वहीं पर रास्ते में ही उनका जन्म होता है गुरु गोविंद सिंह जी का। अब फिर वो आते हैं गुरु तेग बहादुर औरंगजेब के दरबार में। तो औरंगजेब इतना गुस्सा था, मतलब उनकी बातों को तो समझना ही मुश्किल था। तो वहीं पर गुरु तेग बहादुर जी को मृत्युदंड दे देता है। और मृत्युदंड भी कैसा, बड़ा भयानक जैसा। जैसे हम देखते हैं कि उनको दीवारों में चिनवा दिया गया। जैसे दीवार होता है ना, ईंट का दीवार होता है, ईंट के दीवार में उनको खड़ा कर दिया गया। और जो ईंटा ऊपर जाएगा, ईंट जाएगा, तो स्वाभाविक है कि हमारी सांस रुकती जाएगी। तो ना केवल गुरु तेग बहादुर की बल्कि उनके 2 पुत्रों की भी हत्या करवा दी। और माना जाता है कि उन्हीं की याद में दिल्ली में जब आप लाल किला के पास जाएंगे तो लाल किला के सामने एक गुरुद्वारा बना हुआ है, शीशगंज गुरुद्वारा है। माना जाता है कि शीशगंज गुरुद्वारा उनके ही याद में बना हुआ है। कि कहा जाता है सिर दिया सार नहीं दिया, यानी अपने जीवन का सार नहीं छोड़ा, हालांकि मृत्युदंड भले स्वीकार कर लिया। तो जब बेवजह गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया जाता है तो तब तक सिखों के 10वें गुरु बने उसके बाद गुरु गोविंद सिंह। और उन्होंने सिखों का सैनिकीकरण किया। उन्होंने समझ लिया कि जब तक हम सैनिक रूप से शक्तिशाली नहीं होंगे, मुगल हमारे लिए परेशानी का सबब बने रहेंगे। उन्होंने सेना बनाई, लेकिन मुगल सूबेदार के साथ लगातार संघर्ष चलता रहा। इस बात को लेकर के उन्होंने एक पत्र लिखा औरंगजेब को कि भाई झगड़ा करने से क्या फायदा है, आप मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात सुनूंगा। तो औरंगजेब ने कहा ठीक है गुरुजी, मिलते हैं। और औरंगजेब भी वहां से, औरंगाबाद से वह दिल्ली की तरफ चलता है। और इसी बीच में नांदेड़ है बीच में, तो वहां पर गुरु गोविंद सिंह भी चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। ये दोनों मिल जाएंगे, कहीं बात कर लेंगे। लेकिन जब नांदेड़ के पास ही थे तो औरंगजेब का देहांत औरंगाबाद में हो गया था। तो जो चिट्ठी लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने, उसको जफरनामा कहा जाता है। और यह एक प्रश्न के रूप में पूछा जाता रहा है, प्रश्न के रूप में पूछा गया है। ठीक है, हम क्या देखते हैं, इस तरह से यह विद्रोह होता है। औरंगजेब ने क्या किया, जो इसका प्रसार था, औरंगजेब ने मुख्यतः, या लिखेंगे औरंगजेब को दक्कन के क्षेत्र में मराठों से भी संघर्ष करना पड़ा। इसी क्रम में उसने क्या किया, उसने बीजापुर तथा गोलकुंडा को, उसने 1686 में बीजापुर राज्य को तथा 1687 में गोलकुंडा राज्य को क्या कर दिया, राज्य को प्रत्यक्ष रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया। हालांकि इससे क्या होता है, हालांकि इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। अंततः क्या होता है, अंततः दक्षिण की समस्या में ही उलझकर औरंगजेब की मृत्यु कहां हो जाती है, मृत्यु औरंगाबाद में। औरंगाबाद कहां है पता है, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद अन्य जगह भी हो सकता है, लेकिन ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र में 1707 ईस्वी में हो जाती है, 1707 ईस्वी में हो गई। ये मैंने संक्षिप्त करके आपको दे दिया है। जो घटनाएं थी, जो कहानियां थी, उसको मैंने क्या कर दिया, संक्षेप कर दिया, ताकि बहुत अधिक बर्डन आपको यहां पर नहीं पड़े
क्योंकि ये बातें हमें एडवांस पर पढ़नी ही पड़ेगी। एडवांस लेवल पर हमें इन सभी बातों से एक तरह से जूझना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में नहीं है आशीष जी। महाराजा रंजीत सिंह एक राजा थे। महाराजा रंजीत सिंह क्या थे? एक राजा थे। नाम है, आदमी ही होंगे ना, राजा है। उनके द्वारा जब राज्य की स्थापना की गई, ऐसा लिखा गया है, मान के चलें एक राजा थे जिसका नाम रंजीत सिंह था। अब रंजीत सिंह कौन थे, तो इसकी कहानी तो यहाँ नहीं सुन पाएंगे ना, क्योंकि उसकी तो लंबी कहानी है और हो सकता है कि यह कहानी आपको मॉडर्न हिस्ट्री में सुनने को मिले, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में हम देखेंगे कि ब्रिटिश और रंजीत सिंह के मध्य संबंध स्थापित होता है, यानी दोनों के बीच में संधियां होती है। हो सकता है कि इसको फिर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना पड़े। तो रंजीत सिंह एक राजा थे, सिखों के राजा थे, बहुत प्रभावशाली राजा थे, और जो स्वर्ण मंदिर वगैरह देखते हैं सब रंजीत सिंह के द्वारा ही बनाया गया है। बहुत ही पावरफुल राजा थे, सिखों के लिए बड़े आदरणीय भी ये रहेंगे। ये था आपका चैप्टर नंबर आई थिंक 17 होगा। अब एक चैप्टर जो लास्ट वाला है राजनीतिक विस्तार वाले में, उसको भी संक्षेप में कवर कर लेते हैं, और देन फिर कल थोड़ा कल्चर, कल या परसों तक कल्चर को समाप्त करेंगे। तो मेडिवल आपका समाप्त हो जाएगा मेरी तरफ से, लेकिन आपकी तरफ से नहीं होगा, आपको लगातार पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, तभी समाप्त होगा। अब देखते हैं मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन, पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर 19। मैं ये हेडिंग डाल देता हूँ, चैप्टर 19 लिख देता हूँ, लेकिन असल में इसमें जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है मराठों के बारे में। मुगल साम्राज्य का चरमोत्कर्ष और विघटन 2 लिख देते हैं, लेकिन असल में इस चैप्टर का नाम क्या हो जाएगा? मराठों के साथ संघर्ष। मुगल साम्राज्य का विघटन तथा चरमोत्कर्ष पार्ट 2। मुगल साम्राज्य का विघटन तथा चरमोत्कर्ष पार्ट 2। चरमोत्कर्ष 2 हो जाएगा, और ये होगा आपका चैप्टर 19, 11th ओल्ड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का यह अंतिम चैप्टर है। इसके बाद है एक समीक्षा वाला, तो वो बहुत छोटा सा चैप्टर है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। ये हमें देखना होगा। इसमें मुख्यतः जो देखना है वह देखना है मराठों का उत्कर्ष, या ऐसे लिख सकते हैं शिवाजी के अधीन मराठों का उत्कर्ष। शिवाजी के अधीन मराठों का उत्कर्ष, मराठों का उत्कर्ष। और दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका शिवाजी तथा मुगल संघर्ष। यही हमें यहां पर पढ़ना है, मुगल संघर्ष, शिवाजी तथा मुगल संघर्ष। ये दोनों हेडिंग हमें पढ़ने हैं इस टॉपिक के अंदर। और इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? एक तरह से यह पार्ट हमारा पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का बीजा, कहाँ है बीजापुर? आप लोग थोड़ा मैप वैप नहीं देखेगा क्या जी? मतलब जैसे अनारकली को अकबर ने चुनवा दिया था। हाँ बिल्कुल शिवांगी, एकदम सही उदाहरण दिया। अनारकली वाला तो उदाहरण सही है। कहा जाता है, आप लोग जो है ना, देखिए इतिहास क्या है ना, इतिहास जो तथ्य है, जो हम इतिहास पढ़ते हैं वह सोर्स के साथ पढ़ते हैं। यानी सोर्स है तो इतिहास है, लेकिन इतिहास केवल सोर्स ही नहीं रह गया है, कहानी भी इसके साथ चलती है। बहुत सारी कहानी ऐसी होती है जिसका कि कोई आर पार नहीं है। मतलब कोई, उसका एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी, 5 पुत्र था, ऐसे है वैसे है, मतलब पूरी कहानी आपको, पूरा इतिहास जो है किस्से कहानियों से भी भरा हुआ है। लेकिन सिविल सेवा में किस्से कहानी हम उतना ही लेते हैं जितना कि समझने के लिए या इतिहास को दिलचस्प बनाने के लिए कहा जाए। नहीं तो एक एक राजा की कहानी होगी। जैसे अभी मैंने लिखाया दुर्गादास राठौर को, राजपूत विद्रोह के साथ लिखाया था दुर्गादास राठौर को। मैं दुर्गादास राठौर की एक बुक पढ़ रहा था जो स्पेशली राजस्थान में आपको चलता है, और उनके ऊपर तो लोक गाथाएं भी बहुत है दुर्गादास राठौर पर। वो कहानी में पढ़ रहा था दुर्गादास राठौर की, तो मुझे थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ कि दुर्गादास राठौर को यूजलेस कहा जाता है। यानी कि एक कर्नल टॉड के द्वारा कहा गया, जिन्होंने राजपूतों का इतिहास लिखा है, उनको एक बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति कहा है। और वास्तव में इस काल में जबकि मारवाड़ को साथ देने वाला कोई नहीं था, अकेले दुर्गादास राठौर ने औरंगजेब के सत्ता को टक्कर दिया, और टक्कर ही नहीं दिया बल्कि अजीत सिंह को शासक बनवा के दम लिया। अजीत सिंह शासक बनते हैं, लेकिन
बाद में चल करके वही अजीत सिंह जो दुर्गादास राठौर की कृपा से ही शासक बने थे, बाद में दुर्गादास राठौर को ही नजरअंदाज कर देते हैं। अब समझिए, एक स्वयंसेवक या कहें स्वामी भक्त होने का भी अपना नुकसान होता है। अब दुर्गादास राठौर ने तो अपनी सत्ता नहीं प्राप्त की, जबकि खुद ही प्राप्त कर सकते थे। उन्होंने एक वचन दिया था कि मैं आपके पुत्र को शासक बनाऊंगा, तो आजीवन उन्होंने संघर्ष किया और ना जाने इसके लिए क्या क्या उन्हें परेशानी झेली। अंततः अजीत सिंह ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया शासक बनने के बाद, 1698 के बाद। और दुर्गादास राठौर इस बात को लेकर के इतने दुखी होते हैं, वो संन्यास ले लेते हैं और संन्यास लेकर के उज्जैन चले जाते हैं, जो महाकाल का मंदिर है उज्जैन। वहां जाकर के वो सन्यासी पूर्ण जीवन जीते हैं और उसी अवस्था में उनका देहांत होता है। कभी अगर उज्जैन आप जाते होंगे या उज्जैन के आसपास के होंगे, तो आप देखिए वहां पर दुर्गादास राठौर की छतरी बनी हुई है। मतलब अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको देखते ही वह दर्द महसूस होगा कि एक व्यक्ति जो साम्राज्य का रक्षक था, उसकी स्थिति यह है कि उसको उसकी छतरी अपने भी राज्य में नहीं है, मारवाड़ क्षेत्र में नहीं है। दूसरी तरफ देखेंगे बैरम खान को ही देखिए, बैरम खान ने क्या नहीं किया मुगल साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, और अंततः उसकी हत्या एक मामूली से लोगों के द्वारा कर दी जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है इतिहास में कभी कभी कि जो इतिहास को प्रतिदान देना चाहिए अच्छे व्यक्ति को, वह दे नहीं पाता है। तो किससे कहानी भी साथ चलते हैं, सभी कहानी नहीं, लेकिन जहां जरूरत होती है वह तो मैं आपको सुनाता ही चलता हूं। ठीक है, यहां देखेंगे शिवाजी तथा मुगल संघर्ष होगा। पहले देखेंगे शिवाजी के अधीन मराठों का उत्कर्ष। उससे पहले उसको हेडिंग को चेंज कर देते हैं मराठों का उद्भव या उत्कर्ष। एडवांस लेवल पर इसको अधिक पढ़ते हैं, मराठों का उत्कर्ष। एडवांस लेवल पर इसके लिए जैसे कि आप ऑप्शनल वगैरह जाएंगे तो यहां पर एक प्रश्न ही पूछा जाता है कि मराठों के उद्भव के क्या कारण, मुख्य परीक्षा के प्रश्न। लेकिन यहां पर उतना डिटेल्स हमें नहीं लेना पड़ेगा, यहां संक्षेप में पढ़ेंगे कि मराठे कहां है, तो महाराष्ट्र क्षेत्र में है, जो वर्तमान में महाराष्ट्र है, मराठों के ही नाम से जाना जाता है। तो मराठों का हम क्या देखते हैं कि यहां एक लाइन इसमें लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से उत्तर भारत में राजपूत सरदारों का उत्कर्ष एक मजबूत योद्धा समूह के रूप में हुआ था, उसी प्रकार से समूह के रूप में हुआ था, उसी प्रकार दक्षिण भारत में या दक्कन के क्षेत्र में, उसी प्रकार दक्कन के क्षेत्र में मराठा सरदारों का उद्भव होता है। उसी प्रकार दक्कन के क्षेत्र में मराठा सरदारों का उद्भव कैसे होता है? सरदारों का उद्भव एक मजबूत घुड़सवार सैन्य समूह के रूप में हुआ। मजबूत घुड़सवार सैन्य समूह, जिसको हम क्या कहते थे? बारगीर कहते थे, याद रखिएगा। और यहां पर मैं प्रश्न पूछने वाला कि बारगीर सैन्य समूह बारगीर के रूप में हुआ था। जिस प्रकार से उत्तर भारत में हम राजपूतों को देखते हैं, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में एक मजबूत सैन्य समूह के रूप में मराठों का उद्भव होता है। मराठों का क्या होता है? उसी प्रकार से उद्भव होता है जैसे कि हम उत्तर भारत में देखते हैं। एक तरह से काफी प्रभावी थे एक घुड़सवार सैनिक के रूप में, बारगीर जिसको कहते हैं, उसके रूप में काफी प्रभावी थे। घुड़सवार सैन्य समूह के रूप में इन्होंने, मैं आगे लिख देता हूं, घुड़सवार सैन्य समूह के रूप में मराठों ने क्या किया था? मराठों ने अहमदनगर तथा बीजापुर जैसे राज्य में
बीजापुर जैसे राज्यों में शक्ति संतुलन स्थापित करने में, राज्यों में शक्ति संतुलन स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। संतुलन स्थापित करने में प्रभावी भूमिका निभाई थी, प्रभावी भूमिका निभाई थी। इसका क्या मतलब हुआ? भूमिका निभाई थी, शक्ति संतुलन स्थापित करने में क्या भूमिका निभाई? असल क्या है कि मराठे स्वतंत्र घुड़सवार समूह हैं, जो इनको पैसा दे उनको हायर कर ले, एक तरह से भाड़े के सैनिक के रूप में कहे। जो राज्य जीतना चाहता था, विजय करना चाहता था, चूंकि लगातार संघर्ष बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार, बीदर सब में आपस में लड़ाई होती रहती थी। जिस राज्य को जीतना होता था, यानी उसको लगता था कि हमें एडिशनल प्लेयर की जरूरत है, एडिशनल पावर की जरूरत है, तो वो क्या करते थे? मराठों को पैसा देकर के अपने तरफ मिला लेते थे, और मराठों को भी पैसे से लेना देना था। लेकिन यहाँ खास बात थी कि मराठे जब साथ जाते थे सेना के, तो वह बहुत मजबूती से लड़ते थे। मतलब ये नहीं कि फिर वहाँ काम में कोताही कर रहे, ऐसा नहीं। वो बहुत ही मजबूती से लड़ते थे अगर वो सेना के साथ जुड़ते थे तो। लेकिन प्रायः ये भाड़े के सैनिक के समान ही यूज होते थे। कभी बीजापुर के साथ मिल गया, कभी अहमदनगर के साथ मिल गया, कभी गोलकुंडा के साथ मिल गया। जिसने पैसा दिया उसके साथ घुड़सवार सैनिक पहुंच जाते थे अपने सरदारों के साथ। ये प्रारंभिक स्थिति है जब शिवाजी या उनके पिता का उद्भव नहीं हुआ था, तो उससे पहले ऐसे ही इनका काम चल रहा था। लेकिन आगे हम क्या देखते हैं? आगे हम क्या देखते हैं कि यहां पर भूमिका निभाई थी। इस वजह से हम क्या देखते हैं? इस वजह से प्रारंभ में ये राजपूतों की तरह स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं कर सके। प्रारंभ में ये क्या कर सके? ये राजपूतों की तरह स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं कर सके, राज्य स्थापित नहीं कर सके। हालांकि इनका प्रभाव, हालांकि इनका स्थानीय रूप में, जब स्थानीय तौर पर जमींदार के स्तर पर या जमींदार के रूप में ठीक ठाक ही प्रभाव, स्थानीय स्तर पर जमींदार के रूप में अच्छा खासा प्रभाव था। यानी ये सैनिक तो थे, लेकिन ये छोटे कृषक भी हुआ करते थे, लेकिन ये अपना राज्य नहीं बना पाए। जैसे राजपूत शासकों को देखेंगे, ये अपना अलग अलग राज्य बना लेते, लेकिन मराठे मजबूत योद्धा थे, लेकिन राजपूतों की तरह ये राज्य अपना स्थापित नहीं कर पाए। घुड़सवार सैनिक समूह के रूप में मराठों ने अहमदनगर तथा बीजापुर जैसे राज्यों में शक्ति संतुलन स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। इस वजह से प्रारंभ में ये राजपूतों की तरह स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं कर सके। हालांकि इनका स्थानीय तौर पर जमींदार के रूप में ठीक ठाक प्रभाव था, बहुत बुरा प्रभाव इसको नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते। आशीष जी जो आपने कहा है ना, आपकी भावना तो ठीक है, लेकिन वैसा कहेंगे तो थोड़ा असम्मानजनक शब्द होगा, असम्मान जैसा शब्द होता है। इसमें हम क्या देखते हैं? वो इस काल में जो प्रमुख मराठा सरदार थे, प्रमुख प्रारंभिक मराठा सरदार जो हो जाएंगे, मराठा सरदार समूह जो हो जाएंगे, वो कौन हो जाएंगे? जैसे हम उसको देखते हैं, नाम होगा मोरे। मोरे क्या है? एक वंश का नाम है, जिस वंश का नाम है मोरे। फिर हो जाएगा आपका घाटगे, हो जाएगा घाटगे हो जाएगा, निम्बालकर हो जाएगा, निम्बालकर। फिर आप देखेंगे भोंसले। भोंसले को असल में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं घोड़पड़े, घोड़पड़े कहते हैं। असल भोसले का प्रारंभिक नाम जो है घोड़पड़े। भोसले तो बाद में कहला जाना। जैसे भोसले समूह को हम कहाँ देखते हैं स्थापित हुए? अलग अलग क्षेत्र में देखेंगे अलग अलग। जैसे ग्वालियर में, ग्वालियर है ना मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में देखेंगे कौन सा मराठा समूह है? वो तो हालांकि हम मराठा नहीं कहते, आपको राजपूत समूह कहते हैं। आगे चलकर के इतना मतलब मिलजुल जाता है ना, आइडेंटिफाई करना ही बड़ा मुश्किल है। तो अब सिंधिया अपने आप को मराठा नहीं कहते,
वो राजपूत कहते हैं, में राजपूत समूह, जबकि है ये मराठा। तो सिंधिया देखेंगे ग्वालियर में है। आप अगर मध्य प्रदेश के हैं तो वहां देखेंगे इंदौर एक शहर है जो सबसे स्वच्छ शहर भी माना जाता है। इंदौर भोंसले का हुआ करता था। नागपुर में गायकवाड़ हुआ करते थे, सब बाद में आते हैं। अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के समूह स्थापित होते हैं। प्रारंभिक जो समूह थे, प्रारंभिक मराठा सरदार जिसकी उपाधि थी, किसी का नाम घोड़े था, मतलब पीछे जो उपाधि लगती है, किसी का नाम घाटगे था, किसी का निम्बालकर था, जैसे साईं जी निम्बालकर, किसी का भोंसले हो जाएगा, किसी का कुछ होगा, जैसे इसी को देखिए शिवाजी के फादर को ही देखिए जिनका नाम आपका भोंसले से शुरू होता है, इसका नाम शाहजी भोंसले था। ठीक है, आगे हम क्या देखते हैं कि यहां पर आगे शाहजी भोंसले, आगे शाहजी भोंसले जैसे, भोंसले जो कौन है, शिवाजी के पिता है, शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले जैसे मराठा सरदारों ने नहीं, शिवाजी के पिता है भोंसले जैसे मराठा सरदारों ने पहले अहमदनगर फिर बीजापुर आदि से पर्याप्त जागीर प्राप्त कर, फिर बीजापुर राज्य से पर्याप्त जागीर प्राप्त कर स्वयं को राज्य के रूप में संगठित करने का प्रयास प्रारंभ किया। धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि अब मराठे धीरे धीरे राज्य निर्माण की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रमुख मराठा सरदार है, प्रारंभिक है आपका मोरे, घाटगे, निम्बालकर, भोंसले। आगे शाहजी भोंसले जैसे मराठा सरदारों ने पहले अहमदनगर फिर बीजापुर राज्य से पर्याप्त जागीर प्राप्त कर स्वयं को राज्य के रूप में संगठित करने का प्रयास प्रारंभ करता है। धीरे धीरे हम क्या कहते हैं, इस कदम को, हालांकि ये तो सफल नहीं रहे क्या, इनके इस कदम को, इनके ऐसे छोटे कदमों को पूर्णता कब मिले, छोटे कदमों को पूर्णता, कदमों लिखना था, छोटे कदमों को पूर्णता किसके द्वारा दी गई, छोटे कदमों को पूर्णता इनके पुत्र शिवाजी द्वारा दी गई, शिवाजी द्वारा दी गई, जिन्होंने स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित करने में सफलता पाई, जिन्होंने स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित करने में सफलता पाई। अब यहां पर थोड़ा सा विवरण शिवाजी का ले लेंगे, बहुत अधिक नहीं विवरण लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो यहां पर छोटा सा विवरण लेंगे, बहुत बड़ा विवरण लेने की जरूरत नहीं होगी। यहां पर हम क्या देखते हैं कि पिता कौन होते, पिता जो थे पहले ही हम लोग लिख चुके हैं, कौन थे, शाहजी भोंसले थे, शाहजी भोंसले थे। माता का नाम क्या है, जीजाबाई है, माता का नाम जीजाबाई है। बचपन की कहानियों में आपने इनके संघर्ष की बात सुनी होगी। गुरु कौन है या संरक्षक कौन है, संरक्षण किसके साथ मिला हुआ है, दादाजी कोंडदेव, इनके संरक्षण में रहते। देखिए होता क्या है कि संघर्ष भी आदमी को बहुत कुछ सिखाता है। शिवाजी भले शाहजी भोंसले के पुत्र थे, लेकिन शाहजी भोंसले ने शिवाजी और उनकी माता को परित्यक्त कर दिया था, यानी वो साथ नहीं रखते थे, उन्होंने दूसरी महिला से विवाह कर लिया था। अब जीजाबाई एक बहुत ऊंचे खानदान से बिलोंग करती थी, मामूली महिला नहीं थी, स्कूल के दिनों में भी आपने पढ़ा होगा। तो जीजाबाई को छोड़ दिया इन्होंने, मतलब परित्यक्त कर दिया, लेकिन सहायता एक ही की,
जो पूना शहर आप देखते हैं, पूना शहर अब है, उसको पूना उसमें हम जागीर कहा करते थे। तो पुणे की जागीर जीजाबाई को दे दिया कि आप इससे अपना रहन सहन चलाओ, मुझसे आपका कोई लेना देना नहीं है। और उनके संरक्षण के लिए दादाजी कोंडदेव को नियुक्त भी कर दिया कि दादाजी आप जरा इन दोनों बच्चे की और मेरे वाइफ की देखरेख करते रहिएगा। तो देखा जाए अगर जीजाबाई की जीवनी को पढ़ेंगे तो एक आदर्श महिला यहां पर वो दिखाई देती है। इसलिए कि आमतौर पर दूसरी महिला होती तो बहुत शिकायत करती कि मुझे आपने विवाह करके छोड़ दिया, मेरे संतान का क्या होगा। लेकिन जीजाबाई इतनी शांत और सुलझी हुई महिला थे, उन्होंने कभी इनसे शिकायत नहीं किया कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जो जागीर मिला था, उसे जो सुख दुख हो सबको उन्होंने अकेला सहन किया और उस बुरे वक्त में भी शिवाजी को हमेशा अच्छी शिक्षा दी, अच्छे पथ पर चलने की शिक्षा दी। शिवाजी को आंतरिक और बाह्य तौर पर मजबूत बनाने पर ध्यान दिया, अच्छा प्रशिक्षण दिया और अच्छे संस्कार दिए, ताकि वह अपने बारे में ही ना सोचे बल्कि समाज के बारे में भी सोचे, समाज के कल्याण के बारे में सोचे। स्त्रियों का सम्मान चूंकि जीजाबाई ने तो नहीं देखा, क्योंकि उनको उनके पति के द्वारा परित्यक्त कर दिया गया था, तो शिवाजी को यह भी सिखाया गया कि हमेशा हम स्त्रियों का सम्मान करेंगे। और आप ताउम्र देखिए शिवाजी को, कभी भी शिवाजी के चरित्र में यह दोष नजर नहीं आएगा। शिवाजी चाहे युद्ध के मैदान में हो, अगर कोई महिला, चाहे वो मुगल की ही महिला क्यों ना हो, अगर उसे प्राप्त होता है, मतलब मान लो कि युद्ध हो रहा है तो महिलाओं को छोड़ करके भाग लोग जाते थे, तो अगर शिवाजी ने उसे प्राप्त किया तो गिरफ्तार नहीं किया, सम्मान सहित माता के अवधारणा के साथ उनको फिर उनके खेमे में वापस कर दिया गया। और एक सैनिक ने अगर दुर्व्यवहार करने की कोशिश की तो उसको बहुत कड़ा दंड दिया। ये संस्कार जीजाबाई भरने में सक्षम होती है शिवाजी। अगर शिवाजी है तो वह शाहजी भोंसले के कारण नहीं, वह जीजाबाई के कारण है, जिन्होंने उनको एक तरह से बुरी परिस्थिति में रहने के बावजूद भी अच्छी शिक्षा दीक्षा देने की कोशिश की थी। हमने क्या देखा, शिवाजी ने 18 वर्ष तक होते होते शिवाजी ने 18 वर्षों में ही अपनी राजनीतिक रुझान को स्पष्ट कर दिया, वर्षों में ही अपने राजनीतिक रुझान को स्पष्ट कर दिया, अपने राजनीतिक रुझान को स्पष्ट कर दिया, रुझान को स्पष्ट कर दिया, जबकि को स्पष्ट कर दिया जबकि उसने क्या किया, जबकि उन्होंने क्या किया, एक तरह से जो स्थानीय दुर्ग था, शिवाजी ने 18 वर्षों में ही 18 वर्षों की उम्र में कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, स्पष्ट होगा, क्योंकि बच्चे ऐसे हैं जो पता नहीं इसका क्या अर्थ निकाले। 18 वर्षों की उम्र में ही आपसे मुझे बड़ा डर लगा रहता है, पता नहीं किसका विश्लेषण कहां कर देंगे। एक बच्चे ने चैट किया, पता नहीं अपने एनसीईआरटी बैच की बच्ची है कि नहीं है, उसने कहा कि आपने टीपू सुल्तान, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का 2 फैक्ट्स था, उसके मध्य वो कंफ्यूज था। पता नहीं आप ही के बैच में वो बच्चा है जो नूरजहां और मुमताज महल में अंतर नहीं कर पाई थी, बाद में मैसेज आया कि अब समझ आए। तो कहां कंफ्यूज आप हो जाएंगे भाई, इस बात से मुझे बड़ा डर लगा रहता है। मतलब मैं एकदम कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता, प्रयास करता हूं कि एक एक शब्द का अर्थ बता के चलूं, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मुझे मजबूरी में शब्द ऐसा डालना पड़ता है ताकि आप समझ पाए। शिवाजी ने 18 वर्षों की उम्र में ही अपने राजनीतिक रुझान को स्पष्ट कर दिया, जबकि उसने क्या किया, जबकि उसने राजगढ़ है, कोंढाना है, जबकि उन्होंने राजगढ़, कोंढाना बहुत फेमस किला है, यही कोंढाना किला है ना, कभी एक तान्हा जी को लेकर के कोई फिल्म बनी थी, शायद तान्हा जी एक फिल्म ही बनी थी जहां तक मुझे याद आ रहा है। राजगढ़ है, कोंढाना है, और तोरण जैसे पहाड़ी किलों पर अधिकार कर लिया, तोरण जैसे पहाड़ी किलों पर अधिकार कर लिया, पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया। कोंढाना को लेकर के मुझे वो फिल्म मैंने देखा है, क्योंकि मेरी रुचि
हर जगह होती है। अब देखो इतना व्यस्त रहने के बावजूद भी मुझे फिल्म की भी जानकारी कैसे हो जाती है? क्या लगता है कि मैं बैठ के फिल्म देखता हूँ? विजुअल इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। जब मैं उसकी कहानी को पढ़ता हूँ तो मुझे वो विजुलाइजेशन हो जाता है, और आप देखोगे फिल्म भी वैसा ही चले। फिर मैंने देखा जैसे कोंढाना एक बहुत बड़ा किला है, उस बात को लेकर के कोंढाना से रायगढ़ चूंकि नज़दीक था और रायगढ़ में ही शिवाजी की फैमिली थी, तो औरंगजेब ने कोंढाना के किले पर एक बार बड़ा ज़बरदस्त सा हमला किया था। उसमें एक सिलेदार हुआ करते थे, सिलेदार कहते हैं उसको, जो स्थानीय जागीरदार सिलेदार थे। तान्हाजी नाम था, इतिहास में नाम है इनका तान्हाजी का। एक अनफॉरगेटेबल एक तरह से वॉरियर है, मतलब जिसको हम भूल नहीं सकते, लेकिन इतिहास ने बहुत स्थान नहीं दिया। उस तान्हाजी को लेकर के एक फिल्म बनाई गई थी, नाम भी शायद तानाजी ही था। उसमें कोंढाना को विशेष तौर पर दिखाया गया है। शिवाजी ने 18 वर्ष की उम्र में ही अपने राजनीतिक रुझान को स्पष्ट कर दिया, जबकि उन्होंने राजगढ़, कोंढाना, तोरण जैसे पहाड़ी किले पर भी अधिकार कर लिया। इन सभी किलों को यहां पर जीत लिया गया था, इन सभी किलों को जीत लिया था। हालांकि हम क्या देखते हैं कि हालांकि उन्होंने वास्तविक सत्ता जो इसका प्रसार होता है, हालांकि इसकी वास्तविक सत्ता का प्रसार कब हुआ? हालांकि इसने इसकी वास्तविक सत्ता का प्रसार, वास्तविक सत्ता का प्रसार कब होता है? सत्ता का प्रसार 1656 के बाद प्रारंभ हुआ, के बाद प्रारंभ। विजय अभियान 3 क्षेत्र में चलेगा। पहला तो जो मराठा सरदार है उससे कुछ किले छीन लिए जाएंगे, फिर बीजापुर और अहमदनगर पर हमले किए जाएंगे, उनके किले को छीना जाएगा, फिर ये मुगल क्षेत्र पर भी हमला करेंगे। धीरे धीरे ये आगे बढ़ते रहे और एक बड़ा सा राज्य स्थापित करने में, महाराष्ट्र क्षेत्र के में एक बड़ा सा राज्य स्थापित करने में ये सफलता होती है। फिर हम क्या देखते हैं, एक तरह से 56 के बाद प्रारंभ हुआ। इसमें क्या करता है कि प्रमुख मराठा सरदार चंद्रराव मोरे से क्या कर लिया? जावली का किला छीन लिया, जावली का प्रसिद्ध किला छीन लिया, इस कारण से, इस विजय से शिवाजी की प्रतिष्ठा तथा नाम दूर दूर तक हो गया। इस विजय से क्या होता है? विजय से शिवाजी की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई, काफी बढ़ जाती है, बढ़ गई, तथा दूर दूर से लोग उसकी सेना में शामिल होने के लिए आने लगे। दूर दूर से लोग उसकी सेना में शामिल होने के लिए आने लगे। आज यही क्लास रखेंगे, फिर आगे मैं बढ़ाता हूं। दूर दूर से लोग उसके साथ आने लगे। हालांकि इसकी वास्तविक सत्ता का प्रसार कब प्रारंभ होता है? सत्ता का प्रसार 1556 के बाद प्रारंभ होता है। प्रमुख मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य था, से उसने जावली का प्रसिद्ध किला छीन लिया और इस विजय से शिवाजी की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई तथा दूर दूर से लोग उसकी सेना में शामिल होने के लिए आने लग जाते हैं। आज की क्लास को लेकिन यही रखेंगे। कल की क्लास थोड़ी छोटी होती है, आपको याद होगा संडे को क्लास थोड़ी छोटी लेते हैं। 1 घंटे की ही क्लास मुश्किल से हो पाती है, क्योंकि मुझे इमीडिएट निकलना भी पड़ता है और जल्दी क्लास लेने के चक्कर में आपका चैट वैट भी बहुत कम देख पाते हैं। कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बताइएगा, कोई इशू नहीं है। कल 12:30 से जो मीटिंग भी या गूगल मीट भी रखते हैं आप लोगों से प्रत्यक्षतः बात करने के लिए, और कुछ मीटिंग्स वगैरह भी करते हैं ताकि आपके लिए जो प्रोग्राम है उसको और सुचारू तरीके से चलाया जा सके। सप्ताह में एक बार यह कार्यक्रम जरूर होता है, ताकि प्रोग्राम, मतलब ये देखो कि ऐसा बहुत कम होता है कि जो भी प्रोग्राम चल रहा है उसका एक आकलन करने के लिए कि यह प्रोग्राम अच्छा चले और इसमें और क्या सुधार की जरूरत है, क्या बच्चों की समस्याएं हैं, उनको समझने के लिए प्रत्येक सप्ताह एक बार सभी फैकल्टी और मैनेजमेंट साथ बैठती है ताकि बच्चों की समस्या का समाधान किया जा सके, प्रोग्राम को और बेहतर किया जा सके। यही कारण देखेंगे कि आप नया प्रोग्राम आपको लगातार यूट्यूब पर भी आता रहता है। क्योंकि पेड कोर्स हम जल्दी लॉन्च नहीं करते हैं, जब तक एक समाप्त नहीं हो जाता है तो पहले इसकी प्रतीक्षा करेंगे। यह समाप्त हो जाएगा, मेरी वजह से रुका हुआ है,
क्योंकि अन्य सभी विषय समाप्त हो गए। लेकिन अब मैं करूं तो करूं क्या? अगर ये सब नहीं बताता और एडवांस पर डायरेक्ट जाके पढ़ते तो फिर भारी तो आपको लगता ही लगता। जब ये चैप्टर में लिखा है तो मुझसे ये हो ही नहीं पाता है कि मैं किसी तरह से कुछ भी बता के निकल जाऊं। मन तो करता है, हकीकत ये है कि मन करता है कि चलो कुछ भी करके निकल जाते, लेकिन कभी भी हर्ट अलाउ करता ही नहीं। मतलब आत्मा कभी आवाज ही नहीं देती है कि किसी तरह से कुछ भी पढ़ा के चले जाए। मैं मान के चलता हूं कि मैं जो दे रहा हूं वो आपके लिए संपूर्ण है। कम से कम आपका फर्ज बनता है कि इतना जरूर आप पढ़ें, इतना जरूर पढ़ते हैं, ठीक है? इतना जरूर आप लोग पढ़िएगा। तो कल देखते हैं, कल 1 घंटे की क्लास मैं मान के चलता हूँ शायद 9 बजे तक चलनी चाहिए। जैसा भी होगा आपको इन्फॉर्म करूंगा। मैं स्वस्थ हूँ। यहाँ पर कॉपी आपकी अगर किसी बच्चे ने भेजा होगा तो वो लेट होगा, क्योंकि जो लगातार हम लोगों ने प्रचार प्रसार किया है उसकी वजह से बड़ी मात्रा में कॉपी आ रही है। मेरा ये जो ये वाला है ना वो थोड़ा दर्द कर रहा है, मतलब मुझे लगता है कि इसमें शायद लगातार वो पेन पकड़ने की वजह से थोड़ी परेशानी भी हो रही है। तो मैं इसको भी थोड़ा चेक करवा लूँगा। लेकिन कॉपी आपकी धीरे धीरे चेक हो रही है। आज कुछ बच्चों की कॉपी को मैंने भेजा भी है और आशा करते हैं कि वो अपने लेखन में सुधार भी करेंगे। बाय एंड टेक केयर।